नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर दिल्ली से आ रही है। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला ब्रजभूषण के खिलाफ आज तय हो सकते हैं आरोप। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 10 मई की दी थी तारीख। महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला ब्रजभूषण के खिलाफ आज तय हो सकते हैं आरोप। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से ब्रजभूषण के मामले में आज फैसला आ सकता है, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, मैं प्रियंका कहना चाहूंगा कि आज जो उन महिला पहलवानों के लिए बड़ा दिन है, जो महिला पहलवानों ने जो सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाया था, उसमें जो लगातार जो मामला चल रहा था सुनवाई कोर्ट में उसकी हो रही, तो उसमें आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो कोर्ट उस मामले में कुछ फैसला सुना सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरीके से कोर्ट लगातार दलीलों के बाद आज क्या सुनवाई करता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में लगभग सारी चीजें जो सुनवाई है वो पूरी हो गई। तो उसके बाद आज यानी 10 मई की जो तारीख है वो दी गई थी। इसके बाद कहना ये लाजमी होगा कि आज कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ कोई ना कोई फैसला जरूर सुना सकता। तो ये साफ कहा जा सकता है कि उन महिला पहलवानों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं वो लगाए। जी बिल्कुल अजीत, तो जिस तरह से ये ब्रजभूषण के खिलाफ आज फैसला आ सकता है, कब से अदालत में कार्रवाई शुरू होगी इस पूरे मामले में? फैसले के अलावा ब्रजभूषण की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि उनका पहले भी बयान आया था कि किसी भी जांच से वो इनकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हालांकि अगर अभी की बात करें तो ताजा में अभी जो सांसद ब्रजभूषण है उन्होंने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने पहले भी साफ कहा था कि वो किसी भी तरीके की जांच प्रक्रिया है उसमें वो शामिल होने को तैयार हैं और वो कभी भी जांच में पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम बात करें समय की, तो लगभग 12 बजे के करीब यानी दोपहर के समय कभी भी इस मामले में जो कोर्ट जो है वो सुनवाई कर सकता है। तो देखना ये होगा कि कोर्ट क्या आज क्या अहम जो सुनवाई करता है और किसके पक्ष में जो सुनवाई है वो होती है, फिलहाल वो देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल अजीत, तो कोर्ट की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी देर और इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल अभी ये कहा जा सकता है कि लगभग कुछ समय यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। उसके बाद कोर्ट कभी भी इस मामले में जो सुनवाई है वो कर सकता है, या यूं कहें कि शायद आज जो कोर्ट है इस मामले में फैसला भी सुना सकता है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रजभूषण के खिलाफ आज तय हो सकते हैं आरोप, आ सकता है फैसला। और उसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव। आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ईडी ने बेल के खिलाफ दाखिल किया है हलफनामा। आम आदमी पार्टी ने ईडी के हलफनामे पर जताई आपत्ति। ईडी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बढ़ाएगी दायरा। ईडी बढ़ाएगी दायरा। सीएम केजरीवाल के साथ आपको भी आरोपी बनाएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पार्टी आरोपी बनाएगी। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार बने हुए हैं। जी अजीत, जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में आज फैसला निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन ईडी ने हलफनामा दायर किया और पहली बार आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर मैं बात करूं तो आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा जो दिन है वो साबित हो सकता है, क्योंकि जहां एक और संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को लेकर के जो है आज फैसला सुना सकता है, तो वहीं ईडी की तरफ से भी आज जो चार्जशीट है वो चार्जशीट दायर करने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। चार्जशीट में ये बातें सामने आ रही कि न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है, बल्कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी राष्ट्रीय पार्टी को भी यानी कि आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाने की जो तैयारी है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और अगर आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अगर उनको जमानत मिल भी जाती है अगर आज सुप्रीम कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं अगर ईडी जो है वो चार्जशीट दाखिल करती है और वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बन सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल
कि फैसले को लेकर ईडी ने भी बेल के खिलाफ हलफनामा दायर किया है। उधर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। क्या लगता है आपको, अगर पार्टी को ईडी के द्वारा आरोपी बनाया जाता है तो कहां तक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर मैं बात करूं कि अगर पार्टी को मुख्य आरोपी बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के और जो नेता हैं उनकी जो मुसीबतें हैं वो भी बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी पार्टी को किसी ऐसे भ्रष्टाचार या किसी मामले में जो मुख्य जो आरोपी है वो आरोपी बनाया जा रहा है। हालांकि क्योंकि सबसे बड़ी जो बात जो ईडी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और मुखिया भी हैं, तो कहीं ना कहीं यही एक वजह है जो न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरे इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, किंगपिन बताया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो बनाने की तैयारी जो वो ईडी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि आज ईडी की तरफ से इस मामले में चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी, तो निश्चित तौर पर जब चार्जशीट दायर की जाएगी तो वो भी तो सारी चीजें जो वो खुल करके सामने आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जो दिशा और दशा है वो दोनों ही बदलने का काम ये जो चार्जशीट है ये कर सकती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से दिल्ली एक्साइज मामले में ईडी ने दायरा बढ़ाने की बात कही, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस बात का इंतजार किया जा रहा है, कई बार इस फैसले से पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बयान भी देने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी आज अरविंद केजरीवाल की जमानत का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की तरफ से ये बयान पहले ही सामने आ चुका है कि प्रचार करना कोई संवैधानिक और मौलिक अधिकार नहीं है, उसके बाद जमानत को लेकर क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा जब बीते मंगलवार को इस पूरे मामले में जब सुनवाई हो रही थी और जब चाहे वो ईडी की तरफ से जो एएसडी हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जब उनकी जो दलीलें दी जा रही थी तो जहां एक और ईडी की तरफ से विशेष तौर पर कहा गया कि बिल्कुल जमानत जो है वो मौलिक अधिकार जरूर कहा जा सकता है, लेकिन किसी चुनाव प्रचार में प्रचार के लिए जमानत लेना वो कहीं से भी संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। हालांकि जब इस मामले में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर अगर वो प्रचार करने का उनका जो हक है, जो अधिकार है वो बनता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से मंगलवार से ही आशंका जताई जा रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो कोर्ट है वो जमानत दे सकता है, लिहाजा निश्चित तौर पर आज न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि सभी की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिकी होगी, क्योंकि जहां एक और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मंजूर कर देता है तो निश्चित तौर पर ना ये केवल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी काम करेगा, बल्कि आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव से पहले की जो समीकरण है वो भी बदलने का काम जो है वो काफी हद तक ये कर सकता है, क्योंकि जब अगर उन्हें जमानत मिलेगी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी जमानत के आधार पर दिल्ली वासियों से मिलेंगे और दिल्ली वासियों के बीच में कथित शराब घोटाले के मामले में जिस तरीके से लगातार जो बातें की जाती है वो बातें यहाँ पर वो दिल्ली वासियों से जरूर होती है। जी बिल्कुल अजीत, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राहुल अखिलेश आज करेंगे साझा रैली। कन्नौज और कानपुर में राहुल अखिलेश करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12:15 पर कन्नौज में संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:40 पर कानपुर में करेंगे संयुक्त जनसभा। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज साझा रैली करने के लिए निकलेंगे। कन्नौज और कानपुर में राहुल अखिलेश करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12:15 पर कन्नौज में संयुक्त जनसभा, तो वहीं दोपहर 2:40 पर कानपुर में करेंगे संयुक्त जनसभा। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज साझा रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। कन्नौज और कानपुर में इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोपहर 12:15 पर कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगे दोनों ही नेता, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दोनों नेता 2:40 पर कानपुर पहुंचकर संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में,
आने वाले चरणों के चुनाव के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। कन्नौज और कानपुर में आज होगी संयुक्त जनसभा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रूप से जनता को करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज जिस तरह से कन्नौज और कानपुर में संयुक्त जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि कन्नौज सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए अब सपा प्रमुख ने पूरी प्रतिष्ठा बना ली है और यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली होगी और अखिलेश यादव को जिताने के लिए दोनों नेता अपील करेंगे और उसके बाद कानपुर में प्रत्याशी आलोक मिश्रा के लिए चुनावी जनसभा भी की जाएगी। तो जिस तरह से यह रैली की जा रही है, इसको लेकर काफी जोश भी है और खासकर जोश इसलिए भी है कि यहाँ पर कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और कोई कमी न रह जाए जीत में, इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार दौरे पर दौरा भी कन्नौज सीट से कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने मौजूदा सांसद ब्रजेश पाठक है और कहीं न कहीं अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ा रहे हैं। और कन्नौज की बात करें तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सुब्रत पाठक के लिए जनसभा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि यहाँ जो चुनावी रैली होनी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुब्रत पाठक के लिए हुकार भरेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर काफी दिलचस्प मुकाबला है और वहीं कानपुर में आलोक मिश्रा को जिताने के लिए भी अब कहीं न कहीं दोनों नेता अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, रैली संबोधित करेंगे। और जिस तरह से आज से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये साझा रैली शुरू हुई है, माना जा रहा है कि जो अभी 54 सीटों पर चुनाव होने हैं उस पर भी मजबूत पकड़ बनाने के लिए दोनों नेता चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अगर यहाँ कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में लगातार बीजेपी के कई नेता डटे हुए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की डगर यहाँ पर आसान नहीं है, इनकी राह आसान नहीं है क्योंकि पिछली दफा डिम्पल यादव यानी कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को चुनाव में हरा दिया था। तो ऐसे में यह भी सामने आ रहा है कि सुब्रत पाठक का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। अब यहाँ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है और अन्य सीटों पर भी करीब करीब जो लड़ाई होनी है, चुनावी रण है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक दूसरे के आमने सामने है। वही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है बसपा प्रमुख मायावती भी बढ़ाती दिख रही है। कन्नौज सीट पर अभी कल ही उन्होंने चुनावी जनसभा किया और ताबड़तोड़ अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो जिस तरह से चुनावी रण है, तस्वीर साफ हो रही है और जहां एक तरफ एनडीए प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन की राह में रोड़ा बनती भी दिख रही है। जी बिल्कुल, तो बसपा प्रमुख रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, इससे पहले भी संयुक्त रैली और जनसभा कर चुके हैं, साथ होने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कन्नौज से लेकर कानपुर। क्या लगता है आपको कि कितना फायदा आगे आने वाले चरणों में हो सकता है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद रोमांचक दौर से गुजर रहा है और यह चुनाव भी काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अगर बात करें राहुल और अखिलेश की चुनावी रैली के फायदे की तो 2017 में राहुल और अखिलेश ने कई रोड शो किए थे और साथ ही साथ प्रत्याशियों को जिताने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रथ यात्रा निकाली थी, कई चुनावी रैली जो है अटेंड किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया और यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस औहदे में गिर गई थी। तो जिस तरह से अब चुनावी मुकाबला 2024 की बात करें तो यहाँ भी यह कहा जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प है।
लड़ाई कांटे की टक्कर की है और अब कोई कोर कसर ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही इंडिया गठबंधन छोड़ना चाहती है, क्योंकि एनडीए की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज कार्यक्रम है। वहीं दूसरी तरफ अन्य सीटों की बात करें इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की, तो लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी और उनके जो मंत्री हैं वह लगातार फील्ड में डटे हुए हैं। और यहाँ अगर कमान की बात करें तो अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं जैसी सीटों पर ही उलझे नजर आ रहे हैं। अभी उनको पूर्वांचल में चुनावी रैली करने का मौका नहीं मिला है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनडीए के जो चक्रव्यूह है कहीं न कहीं राहुल गांधी और सपा प्रमुख फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सीट की बात करें तो जिस तरह से अमेठी में केएल शर्मा को उन्होंने अपने खास घर के जो सदस्य माने जाते हैं केएल शर्मा, उनको उतारा है और रायबरेली से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी राहुल गांधी की परेशानी जो है, टेंशन जो है बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी कन्नौज और कानपुर सीट पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव और कन्नौज और कानपुर में करेंगे संयुक्त जनसभा को संबोधित। और इसके बाद अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां अक्षय तृतीया के दिन आज पावन पर्व पर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर बधाई दी है। वहीं आज से अगले 2 दिनों तक दर्शन के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने मंदिर के आसपास और चौराहों पर पूरे इंतजाम किए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन भारी भीड़ की संभावना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई प्रदेशवासियों को दी है। मथुरा में आज क्या नजारा देखने को मिल रहा है? जी प्रियंका, बिल्कुल मथुरा में जो है आज एक अद्भुत ही नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व का जो त्योहार है, पावन पर्व है, उसको लेकर जो है कल से 9 तारीख से ही भीड़ यहाँ पर आना शुरू हो गई थी। क्योंकि साल में एक बार ठाकुर बांके बिहारी जी वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी दर्शन देते हैं, यानी चरण दर्शन देते हैं, जो साल में एक बार दिए जाते हैं। वो अक्षय तृतीया का ही पर्व होता है जिस पर बिहारी जी के सब लोग दर्शन करना चाहते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की संभावना है। कल से लेकर और अभी तक करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं और दर्शन करके जा चुके हैं। उसी तरीके से आने वाले कल तक, मतलब 2 दिन और आज और कल 5 लाख श्रद्धालु और लगभग 10 लाख श्रद्धालु से अधिक जो है यहाँ पर दर्शन करने श्रद्धालु आएंगे और दर्शन करके चरण जो पादुका है, चरण दर्शन है बिहारी जी के, वो करके और निकलेंगे। और क्योंकि सभी की आस्था है और चाहते हैं वो कि हमारे बिहारी जी के हम दर्शन करें और चरण दर्शन करें, क्योंकि साल में एक बार दर्शन मिलते हैं श्रद्धालुओं को। इसको लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह है। तमाम श्रद्धालु जो है देश और विदेश से यहाँ आ रहे हैं। अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो बहुत ही यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है और बिहारी जी पर जो है भीड़ लगी रहती है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां चाक चौबंद कर रखी हैं। रूट का डाइवर्जन भी किया हुआ है, तमाम पार्किंग बनाए गए हैं वाहनों के लिए। वाहन अलग अलग पार्किंग में खड़े हो रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं बाहर से वो भी सब अलग अलग पार्किंग में, क्योंकि अंदर जाने की किसी भी वाहन को अनुमति नहीं है। कुंज की गलियां हैं और वृंदावन में, वहाँ लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है और देख रहे हैं और लोग जो है लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चरण दर्शन जो है साल में श्रद्धालुओं को एक बार मिलते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अक्षय तृतीया के दिन आज पावन पर्व पर श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन के लिए भारी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उसके साथ ही साथ रुक करते हैं अगली खबर का। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सम्मान दे, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है
और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के सेना के पास जो दुनिया के सबसे सक्षम अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है, और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे हैं पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिलो दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।